नमो नमः। छात्रों, अभी का हमारा प्रकरण व्यंजन संधि का है। जी हाँ, आज हम व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसा कि इससे पूर्व आप सभी ने संधि के विषय में पढ़ा है। संधि के निम्न 3 प्रकार होते हैं, उनके विषय में भी आप लोगों ने जाना है। संधि के मुख्य प्रकार 3 इस प्रकार से हैं: स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 2 भेद जो कि अभी आगे हम आपको बताएंगे, जो कि इस प्रकार से है। आइए देखते हैं। व्यंजन संधि का यहाँ पे प्रथम भेद है वर्गीय प्रथमाक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षरों का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन किस तरीके से वो परिवर्तित होता है, तो इसके पीछे कुछ मुख्य शर्तें और नियम हैं कि किन आधार पे। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद अर्थात जब भी हम संधि विच्छेद देखते हैं तो सभी आप लोग जानते हो कि उसमें एक धन का निशान रहता है, प्लस का निशान। उस प्लस से ठीक पहले पूर्व पद की बात की गई है यहाँ पे कि प्लस से ठीक पहले प्रथम पद में अर्थात पूर्व पद में पहला वर्ण होना चाहिए। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण या प्रथम अक्षर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। आपने पढ़ाई है कि 5 वर्ग होते हैं, जिस तरीके से क च ट त प, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर। तो जैसे क वर्ग है वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, प वर्ग है वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो यहाँ पे सिर्फ बात की गई है बच्चों की वर्ग कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन अक्षर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रथम ही होना चाहिए। हम दूसरे तीसरे चौथे वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पूर्व पद में प्रथम वर्ण ही वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। और उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्गों के प्रथम अक्षर हो और उत्तर पद में कोई भी स्वर हो। उत्तर पद में यानी प्लस के ठीक बाद उत्तर पद में, प्लस से पहले प्रथम पद में क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, और प्लस के बाद उत्तर पद में क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर। स्वर यानी कोई भी अ आ ई उ, कोई भी स्वर। और या फिर दूसरी शर्त इसकी क्या है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। यानी पहले 2 को छोड़कर अंतिम 3 वर्ण होने चाहिए। या फिर यरलव ह में से कोई वर्ण हो, यरलव ह में से भी कोई वर्ण हो सकता है। तो फिर क्या होगा, प्रथम वर्ग को, जो प्लस से पहले वाला प्रथम वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरी बात हो गई है यहाँ पे बच्चों कि प्लस से ठीक पहले किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए और प्लस के बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यरलव ह में से कोई अक्षर हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किस तरीके से, ये हम कुछ निम्न उदाहरणों के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, यथा पृथक प्लस उच्यते। हमारा पहला उदाहरण है पृथक प्लस उच्यते। तो जब भी हम इसका भी संधि विच्छेद हमारे समक्ष दिया हुआ है, जब हम इसका संयोग करेंगे तो हम पहले कुछ उन शर्तों को देखेंगे कि जो हमने इस जशत्तु संधि में शर्तें पढ़ी हैं वो यहाँ पे लागू हो रही है कि नहीं। तो देखिए प्लस का निशान है, प्लस से ठीक पहले यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है क। तो यानी पहला नियम बच्चों हमारा यहाँ पे पूर्णतः लागू हो चुका है। बात यही की गई थी कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए। तो क जो है वो खुद का ही प्रथम अक्षर है। क ख ग घ ड़ जो है वो क खुद का ही प्रथम अक्षर है। तो पहली शर्त हमारी यहाँ पे लागू हो चुकी है। उत्तर पद में यहाँ पे क्या है, उ, यानी
ऊ यहाँ पे स्वर है। तो बात ये भी हुई थी कि उत्तर पद में अगर कोई स्वर है तो भी ये संधि हो जाएगी। अर्थात प्लस से पूर्व पद में और प्लस के बाद अर्थात उत्तर पद में दोनों ही शर्तें हमारी पूर्णतः लागू हो चुकी हैं, तो ये संधि हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, प्लस से ठीक पहले वाले क को उसी के तीसरे अक्षर में परिवर्तित कर देना है। तो क का तृतीय अक्षर क्या है, क ख ग। तो यहाँ पे वो क के स्थान पे ग हो गया है, तृतीय वर्ण हो गया है। अब ग के बाद जब हम इसका संयोग करेंगे तो ये ग में उ मिलेगा, तो ये हमारा शब्द बनेगा पृथक गुच्यते। प्लस के बाद उत्तर पद में अगर कोई स्वर है तो वो पूर्व पद के अक्षर में समाकर वो पूर्ण हो जाएगा। आगे अगर कोई स्वर है तो, नहीं तो नहीं, तो फिर वो प्रथम पद में जो अक्षर है वो आधे का आधा ही रहेगा, क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं उन सभी की पूर्ति स्वरों के माध्यम से ही की जाती है। आगे स्वर है तो वो पूर्ण होगा, और अगर नहीं है तो आधे का आधा ही वो वहाँ पे रखा जाएगा, हलंत वाला। अगला उदाहरण बच्चों हम देख लेते हैं, वाक प्लस ईशः। वाक प्लस ईशः में यहाँ पे भी देखिए आप, प्लस से ठीक पहले पूर्व पद में क, अर्थात पहली शर्त यहाँ पे जो है लागू हो चुकी है। प्रथम अक्षर है क और बाद में ई यहाँ पे स्वर है, तो स्वर है तो भी ये संधि हो सकती है। बस अभी हमें इसका संयोग कर देना है। तो क का हो गया ग, और ग में जब बड़ी ई वहाँ पे मिलेगी तो वो बन जाएगा गी। ग प्लस बड़ी ई गी, अर्थात वागीशः। अगला उदाहरण देखिए, षट प्लस दर्शनम। अभी षट प्लस दर्शनम में ट है वो प्रथम अक्षर है, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग का वो खुद में ही प्रथम अक्षर है, और उत्तर पद में द, ये त वर्ग का तृतीय अक्षर है। तो यहाँ पे बात की गई थी कि तीसरे चौथे पांचवें में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, तो त वर्ग का तृतीय अक्षर यहाँ पे मौजूद है, अर्थात दोनों ही शर्तें यहाँ पे लागू हो चुकी हैं, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, तो ये संधि भी हमारी हो जाएगी। तो ट का तृतीय अक्षर है ट ठ ड, तो ये हो जाएगा षड दर्शनम। षड दर्शनम, आगे कोई स्वर नहीं है प्लस के बाद उत्तर पद में, तो जो है ये ड है ये आधे का आधा ही रखा जाएगा। अगर स्वर है तो पूर्ण हो जाएगा, स्वर नहीं है तो आधे का आधा ही वो हमारा वर्ण रखा जाएगा। तो हमारा शब्द बन के तैयार हुआ है बच्चों षड दर्शनम। इसके बाद है अगला अच प्लस अंतः। अच प्लस अंतः में अभी प्लस से ठीक पहले च वो भी प्रथम अक्षर है, और प्लस के बाद उत्तर पद में अ यहाँ पे स्वर है, तो दोनों ही शर्तें यहाँ पे लागू हो चुकी हैं, तो यहाँ पे ये संधि हो जाएगी। च का तृतीय अक्षर क्या है, च छ ज, और ज में जब अ मिलेगा तो ज हमारा पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे पद अजंतः। तो देखिए ये संधि हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है कि किन शर्तों के आधार पे ये संधि होती है। यानी हमें प्लस से ठीक पहले पूर्व पद में और प्लस के बाद उत्तर पद में किन शर्तों को देखना है और किन नियमों को हमें समझना है, और उनके आधार पे हमें ये परिवर्तन कैसे करना है। तो आप लोगों ने ये सब इसमें अच्छे से देख ही लिया है। अब इसके बाद जो हमारी अगली संधि है बच्चों वो है मोनुस्वार संधि। आइए वो भी हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। मोनुस्वार संधि, मोनुस्वार संधि यानी म को अनुस्वार। इस संधि में म को अनुस्वार हो जाता है। म अनुनासिक वर्ण है, और इसको जो है इसका दूसरा रूप जो है अनुस्वार के रूप में भी हम जो है उसको देखते हैं। इस संधि के पीछे क्या शर्तें हैं देखिए, यदि शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा नियम नहीं है बच्चों, बस हमें यही इसमें परिवर्तन करना है कि ये संधि क्या बोलती है कि प्लस से ठीक पहले अगर वहाँ पे म आए और प्लस के बाद उत्तर पद में कोई भी व्यंजन आए, तो जो प्लस से ठीक पहले वाला म है पूर्व पद में वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
बस इतना ही। म को अनुस्वार के रूप में हमें कैसे परिवर्तित करना है कि शर्त के आधार पे कि प्लस के बाद उत्तर पद में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे व्यंजन ही होने चाहिए और अन्यथा नहीं। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देख लेते हैं। ग्रामम प्लस याति। ग्रामम प्लस याति में अभी हमें प्लस से पहले पूर्व पद की और प्लस के बाद उत्तर पद की स्थिति देख लेनी है कि दोनों ही यहाँ पे जो है स्थिति हमारी लागू हो रही है कि नहीं नियम के मुताबिक। तो देखिए प्लस से ठीक पहले यहाँ पे म दिया हुआ है, तो पहली शर्त बच्चों हमारी लागू हो रही है। यहाँ पे बात यही कही गई थी कि पूर्व पद में सिर्फ और सिर्फ म ही होना चाहिए। और दूसरी शर्त प्लस के बाद उत्तर पद में यहाँ पे य यहाँ पे व्यंजन है, तो दोनों ही शर्तें लागू हो रही है, तो ये संधि हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना है, बस जो प्लस से ठीक पहले म है वो हमें अनुस्वार के रूप में ऊपर म के ऊपर पहुंचा देना है। इस प्रकार ग्रामम याति। अभी आप देख रहे हो जो म है वो अनुस्वार के रूप में ऊपर चला गया है। अगला भी ऐसे ही है। पत्रम प्लस लिख, तो प्लस से ठीक पहले यहाँ पे म दिया हुआ है और प्लस के बाद यहाँ पे जो ल है वो भी व्यंजन है, तो यहाँ पे भी जो है दोनों ही शर्तें हमारी लागू हो रही हैं, तो ये संधि हो जाएगी। तो अनुस्वार के रूप में जब हम इसको करेंगे त्र के ऊपर तो ये बन जाएगा पत्रम लिख। वाटिकाम प्रति, यहाँ पे भी सेम चीज़ हम देख रहे हैं। प्लस से ठीक पहले म यहाँ पे दिया हुआ है और प्लस के बाद प भी एक व्यंजन है, तो ये संधि हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे पद बनेगा वाटिकाम प्रति, वाटिका की ओर। फलम प्लस खादति, प्लस से ठीक पहले पूर्व पद में यहाँ पे म दिया हुआ है और प्लस के ठीक बाद उत्तर पद में ख भी व्यंजन है, दोनों ही शर्तें लागू हो रही हैं, तो संधि हो जाएगी हमारी। हमारा पद बन के तैयार होगा फलम खादति, अर्थात म अनुस्वार के रूप में ल के ऊपर चला गया है। तो ये संधि भी आप लोगों ने अच्छे से, आशा है कि समझ में आई होगी आप लोगों को बच्चों। दोनों ही संधि हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने इस संधि का सही प्रयास करेंगे। धन्यवाद।